यूटिलिटीज। तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में क्या क्या चीजें शामिल होगी? हमने बोला इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सीखना है हमको कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मीनिंग पता करना है, और दूसरा हमको ये पता करना है कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, कि हम जो भी यूटिलिटी यूज करेंगे उनकी टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें, ये चीज हमको देखनी है। देखो, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर इनपुट यूज होता है। जैसे मान लीजिए कार बनानी है, या फिर आप मान लीजिए पेन बनाना है मुझे, तो पेन बनाने के लिए ये मान लीजिए ये मेरा पेन है अच्छा वाला, इस पेन को बनाने के लिए एक तो प्लास्टिक चाहिएगा, दूसरा इसके अंदर इंक वगैरह चाहिएगी, तीसरा इसके अंदर कई सारे खर्चे लगेंगे, एक्सपेंसेस चाहिएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पेन को प्रोसेस करूंगा, तो जिन मशीनों से ये प्रोसेस करूंगा उस मशीन को चलाने के लिए पावर भी तो चाहिएगी, बिजली भी चाहिएगी, वाटर भी चाह सकता है, सोलर एनर्जी भी चाह सकती है, ऑयल फ्यूल वगैरह भी चाह सकते हैं। तो ऐसा चीज जो इनपुट में एज ए इनपुट तो यूज हुआ है, लेकिन जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिजिकल रूप में नहीं दिखे, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल, पावर, स्टीम, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एज ए इनपुट तो यूज होती हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में फिजिकल रूप में नहीं दिखती हैं। तो हमको इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है कि इनकी अगर ये हमने यूज करी है तो इनकी टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें, टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें, ये चीज हमको पढ़नी है। तीसरा पॉइंट जो है वो एग्जाम से ओरिएंटेड पॉइंट है, और इस पॉइंट में आपको ये बताना है, इस पॉइंट में ये बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी कैसे निकालें। जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता हूं, पेन बनाता हूं, टेबल बनाता हूं, चेयर बनाता हूं, जो भी चीज बनाता हूं, अब मुझे क्या करना है, जो भी यूटिलिटी यूज करी है उनका टोटल कॉस्ट निकाल। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, यूटिलिटी के केस में दो केस बनेंगे। पहला केस, या तो मैंने यूटिलिटी मतलब बिजली वगैरह जो है, वाटर वगैरह है, वो मैंने परचेज किया है बाहर से, या फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही जनरेट कर ली है बिजली, सोलर प्लांट लगा के मैंने खुद ही बिजली को जनरेट कर लिया है। तो दोनों ही केस में टोटल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी बतानी, ये थ्योरेटिकल पॉइंट आएगा एग्जाम में, थ्योरेटिकल पॉइंट आएगा। पहला पहला देखो, अगर मैंने परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी मैंने पे करी है वो जोड़िए, जितने भी टैक्सेस हैं वो जोड़िए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर उस चीज को, यूटिलिटी को फैक्ट्री तक, गेट तक लाने के खर्चे जोड़िए, बीच का कोई इंश्योरेंस है तो वो जोड़िए, अदर एक्सपेंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदना, खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे जोड़िए, फिर ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए, रिबेट घटा दीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई मिला है तो घटा दीजिए, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, या फिर पूछेगा काइंडली काइंडली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट फॉर यूटिलिटी कॉस्ट। यूटिलिटी कॉस्ट के प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। उसमें कुछ कॉमन पॉइंट होते थे, वो मैंने पहले ही लिखवाए थे आपको। अब नॉर्मल कॉस्ट नहीं आएगा, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं आएगा, फाइन पेनल्टी डैमेज नहीं आएगा, अगर सब्सिडी है तो माइनस कर दो, रिकवरी है तो माइनस कर दो, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे। तो इसी कॉमन पॉइंट्स को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, और कुछ अलग पॉइंट होते हैं वो मैं हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको लिखवा रहा हूं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है यूटिलिटी कैसे निकाली जाएगी, तो हम बोलेंगे परचेज है तो ये खर्चे जोड़ दो, और अगर यूटिलिटी को सेल्फ जनरेट कर लिया है, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन में हमने यूटिलिटी बना ली है, पावर बना ली है और स्टीम बना ली है, तो उस पावर या स्टीम जो हमने इन हाउस बनाई है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो देखो, अगर इन हाउस बनाई है तो इन हाउस भी किन किन चीजों के लिए बनाई है जरा देखते हैं। इसमें भी 4 केस बनेंगे आपके। पहला केस, फॉर आउन कंजप्शन, हमने यूटिलिटी इसलिए बनाई है ताकि हम ही उसको यूज कर लें। दूसरा केस है फॉर इंटर यूनिट ट्रांसफर। इंटर यूनिट ट्रांसफर का मतलब है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट है, तो हमने यहां पे अपनी यूटिलिटी बनाई लेकिन यूज करवाएंगे उसको दूसरी डिपार्टमेंट में। इंटर यूनिट मतलब कंपनी एक ही है, उसी की दूसरी यूनिट में यूज करने के लिए हमने बनाई। तीसरा केस जो आएगा वो आएगा फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर। इंटर कंपनी बोले तो एक कंपनी ने यूटिलिटी बनाई और ये यूटिलिटी दूसरी कंपनी को देगी, तो ये केस हो गया इंटर कंपनी ट्रांसफर का। चौथा केस, लास्ट केस,
हमने बनाई लेकिन हमने यूज करने के लिए नहीं बनाई, हमने सेल करने के लिए बनाई। तो यहाँ पे पहले मुख्य तौर पे दो केस, यूटिलिटी की कॉस्ट निकालनी है तो दो केस हो सकते हैं, या तो हम यूटिलिटी परचेज करेंगे या यूटिलिटी खुद ही बनाएंगे। खुद ही बनाएंगे तो फिर चार ऑप्शन है, या तो हम खुद ही यूज करेंगे, या दूसरे डिपार्टमेंट में यूज करेंगे, या दूसरी कंपनी में यूज करेंगे, या फिर आउटसाइड को सेल करते हैं। तो इन चारों केस में कौन कौन से आइटम यूटिलिटी की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे, आओ जरा देखते हैं। सिंपल सा है, देखो जितना भी मटेरियल लगा है वो जोड़ेंगे टू कॉस्ट। जैसे कॉस्ट शीट नहीं बनाते थे क्या अपन, वैसा ही चीज है। डायरेक्ट लेबर जितनी लगी है वो जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है वो जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड लगा है वो जोड़ेंगे। चाहे कौन सा वाला भी केस हो, ये सारी चीजें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। चाहे आप इंटर इंटर यूनिट ट्रांसफर कर लो, चाहे कंपनी ट्रांसफर कर लो, चाहे उसको आउटसाइडर पार्टी को सेल आउट कर लो, ये सारी चीजें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी बनाने की लागत। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि खुद ही यूज कर रहे हैं, पहले केस में आउन कंजप्शन है, तो आउन कंजप्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट कहां करोगे, कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, आपने ही बनाई और वहीं पे यूज कर ली, तो हमने बोला यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगी 0। दूसरे केस में अगर आप इंटर यूनिट ट्रांसफर करते हो, भैया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी तो ट्रांसफर का खर्चा लगेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा लगेगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को आप क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। अगर आप इंटर कंपनी, तो कंपनी तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब ट्रक जाएगा जिसमें भी यूटिलिटी डल के जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगी आएगी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। चाहे आप थर्ड पार्टी को बेचोगे तो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। दूसरा आता है एडमिन कॉस्ट, ऑफिस वाले खर्चे, क्योंकि खुद ही बनाई खुद ही यूज कर ली तो ऑफिस का कोई जिक्र ही नहीं है, एडमिन की कॉस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। यहाँ पे खुद ही बनाई और खुद ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट ने यूज कर ली तो यहाँ पे भी एडमिन का कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे इंटर कंपनी जाएगी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो यहाँ पे एडमिन कॉस्ट, और आप बाहर बेचोगे तो एडमिन कॉस्ट को भी कॉस्ट के अंदर जोड़ के बेचोगे। फिर मार्केटिंग, खुद ही यूज कर लोगे तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इंटर कंपनी में मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इंटर कंपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगी या खुद की कंपनी में तो भी कोई भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेल करते हैं थर्ड पार्टी को तो यहाँ पे क्या होती है, मार्केटिंग की जरूरत होती है, तो मार्केटिंग ओवरहेड। एग्जाम में मेरे भाई ये चार्ट आपको बना के आना है, अगर क्वेश्चन पूछे वैल्यूएशन ऑफ यूटिलिटी के बाद क्या क्या चीजें ऐड होंगी, तो देखो ये सारी चीजें ऐड होंगी। परचेज वाले केस में ये सारे डेटा लिखना है, और सेल्फ जनरेशन वाले में ये चारों के चारों डेटा आपको लिखना है। क्या बताइए, यहां तक कंफर्टेबल है सब बच्चे? ये क्वेश्चन आता है लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। आप स्कैनर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कि यूटिलिटी की कॉस्ट कैसे कैसे निकाली जाती है। हाँ जी बोलो, चल सकते हैं आगे? यहां तक कंफर्टेबल है सब बच्चे? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी का पॉइंट नंबर 3 हो गया है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। अरे सुबह सुबह उठे नहीं हो क्या? चल सकते हैं आगे, यस और नो? थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट पे चल सकते हैं। ओके सर, यस सर, शुक्रिया, वेरी गुड, ओके सर। आओ जनाब, फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल सा फोर्थ पॉइंट है। While calculating cost of utility, normal loss shall be absorbed by good unit, hence no treatment is required। ये बात प्रोसेस कॉस्टिंग की बात है। देखो थोड़ा सा आपको बताता हूं प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता था। इंटर में आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी होगी ना, तो उसमें क्या करते थे आप, इनपुट होता था, इनपुट को आप प्रोसेस करते थे तो आउटपुट बनता था। आउटपुट के बदले में यहां पे बीच में होता था लॉस। लॉस होते थे दो, एक नॉर्मल वाला और एक अब नॉर्मल वाला। दो तरह के लॉस होते थे आपके यहाँ पे, एक नॉर्मल लॉस, एक अब नॉर्मल लॉस। आपको याद है, नॉर्मल लॉस के कारण बाकी बची यूनिट्स महंगी हो जाती थी, तो नॉर्मल लॉस का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करते थे आप, बस स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते थे। वहां पे आप प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसे निकालते थे, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे ना, उसका फॉर्मूला होता था कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो आप। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है जो आपने इंटर में प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ के आए हो, कि नॉर्मल लॉस होने के कारण
बाकी बची यूनिट्स महंगी कर दी जाती है और नॉर्मल लॉस की रिकवरी महंगी हुई रेट के ऊपर ही कस्टमर से करी जाती है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यही बात नॉर्मल लॉस के बारे में बताई गई है और अब नॉर्मल लॉस तो पार्ट ऑफ कॉस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से अपन एक प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा ही क्वेश्चन करेंगे, जो इसके स्पेशल केस स्टडी वाला पोर्शन है उसमें करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है डिस्क्लोजर ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना, कोई भी 1 से लेके 24 तक में, उसके अंदर 3 बातें आपको सभी को जान लेनी है। पहला इंट्रोडक्शन, वो ऑब्जेक्टिव स्कोप वाला, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट और तीसरा आपके डिस्क्लोजर। ये तीनों चीजें एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन का पार्ट बनती है। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, वो 7 पॉइंट तो कॉमन ही रहने वाले हैं और कुछ कुछ अलग हैं, वो हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने लिखे हुए हैं। डिस्क्लोजर में 90% कंटेंट सभी का एक जैसा है। जैसे देखो, पिछले वाले का अगर मिलाओगे इसके, तो बस जहां जहां पे पिछले वाले में एम्प्लॉय कॉस्ट था, यहां पे नाम बदल के एम्प्लॉय का हो जाएगा यूटिलिटी, क्योंकि पिछले में एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे थे, इसके अंदर यूटिलिटी के बारे में बात। आओ जरा देखो, बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट, उसमें था बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, उसके अंदर था एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी। इंटर कंपनी ट्रांसफर, पिछले वाले में इंटर कंपनी वाला पॉइंट नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉय की कोई इंटर कंपनी नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होता। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी इन फॉरेक्स, ये हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा आपको, सब्सिडी या कोई रिकवरी अमाउंट हो, और ये वही वाले 2 पॉइंट सेम टू सेम। तो आपको इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पहला बात, यूटिलिटी का मीनिंग। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये वाला। तीसरा आपको रखना है डिस्क्लोजर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, अब सब लोग बुक ओपन करो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 से रिलेटेड अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आ जाओ जरा, बुक ओपन करो और बुक का पेज नंबर आपको मिलेगा ये 77 पे। 77 पे सब लोग ओपन कर लें, 77 पेज के आसपास, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिलेगा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए जनाब, सब लोग ओपन हो गया हो तो मुझे बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जरा देखो। लास्ट की लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रिपेयर करना है, क्या करना है? कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट तो आपने इंटर में बना के आ चुके हो। फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कॉस्ट, हम बिजली बनाना चाहते हैं, बिजली बनाने की लागत निकालना चाहते हैं हम, यूटिलिटी मतलब बिजली यूटिलिटी तो होती है, और कैलकुलेट करिए कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, एक बात बताओ सारे बच्चे, पहले शुरू करने से पहले, जैसे दूध जो होता है उसको किलो में मापते हैं या फिर लीटर में माप लेते हैं कई लोग, ठीक है। और जैसे गुड़ शक्कर है जो, उसको बड़े जब किसान लोग जब खेत से जब बेचने जाते हैं तो वो क्विंटल में मापा जाता है। कपड़ा जो है, कपड़ा वो मीटर में मापा जाता है। तो ऐसे ही बच्चों बताओ, पावर जो बिजली है, इलेक्ट्रिक, मेरे को बताओ ये किस में मापी जाती है? इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? बिजली का पावर जनरेशन, सर इसका होता है किलो वाट आवर्स। नाम तो सुना होगा ये वाला, ये तो सुनना चाहिए भाई आपको नाम, है ना। किलो वाट आवर्स में बिजली मापी जाती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो पावर का है वो है किलो वाट आवर्स। तो अब आपको थोड़ी सी किलो वाट आवर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये कैसे निकलता है, कब निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा डिसाइड करते हैं क्या चीज हमको करनी है। बोलता है कि भाई देखो जनाब, थोड़ा सा इधर एक बार मिटा देता हूं मैं। सुनना, ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज अप इट्स ओन पावर प्लांट, उसका एक खुद ही पावर प्लांट है, खुद ही बनाती है, मतलब सेल्फ जनरेट करती है भाई, ठीक है। फॉर कैटर इट्स नीड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस बिजली को क्या करती है, यूज करती है। इट्स 1 month डेटा इज गिवन बिलो, इन वन बिलो। तो इसका मतलब है एक प्लांट है अलग से उसका, एक उसका पावर का प्लांट है, वहां पे प्लांट बनाती है, फिर दूसरी जगह जाके उसको यूज कर लेती है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 100 lakhs यूनिट्स बताया है भैया, कि जो बिजली बनाई है वो 1 लाख यूनिट बनाई है। यूनिट क्या होती हैं, तो देखो बिजली का जो मीटर होता है ना, उसमें जो यूनिट्स निकलती हैं, उसमें जो रीडिंग निकलती है ना, उसी को यूनिट्स बोलते हैं कि कितने यूनिट बिजली बना दी है। ठीक है। इस 100 लाख में से यूनिट्स में विच 5% यूज्ड बाय जनरेटिंग यूनिट, बोलता है देखो हमने आउटपुट तो बनाया ना, वो बनाया 100, लेकिन इस 100 में से 5 तो हमने खुद ही यूज कर लिया, तो 95 ही इफेक्टिवली तौर पे दूसरी जगह प्लांट में यूज करने के लिए बचा है। भैया हम जब बिजली बनाते हैं तो कुछ बिजली हमने ही बनाई और हमने ही यूज कर ली इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और 95 जो है अब वो बेचने के लिए या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है। तो हमारा इफेक्टिव प्रोडक्शन कितना हुआ, 95। बनाया 100, 100 में से 5 तो हमने खुद ही यूज कर लिया इसी बिजली को बनाने में। ठीक है। इसी तो हमने जो बेचने लायक जो बचा है वो बचा है 95। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, आपको ये कॉस्ट शीट बनानी है फॉर जनरेटिंग कॉस्ट। भैया जो आप इनको जो बेचोगे तो इनको बेचने की जो कॉस्ट आएगी, तो बताइए कॉस्ट पर यूनिट बताइए कितना कितना आएगी। ये खर्चे लिखे हैं, मटेरियल यूज्ड एंड यूटिलिटी यूज्ड, मटेरियल भी यूज किया है और यूटिलिटी, यूटिलिटी कौन सी है, खुद वाली ही यूटिलिटी है, खुद वाली यूज करिए। कोल यूज किया, ऑयल, कॉस्ट ऑफ वाटर, स्टीम, जनरेटिंग प्लांट, जनरेटिंग ये सारे कुछ चीजें दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इनका जोड़ लगा देना, बस सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए मेरे साथ इसका। सॉल्यूशन लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ, सब बच्चे सॉल्यूशन लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। लिखो जी, पहला खर्चा लिखेंगे इसके अंदर। पहला है, हमने मटेरियल यूज किया है कोल, 300 मेट्रिक टन है, 300 मेट्रिक टन है, मल्टीप्लाई 1 मेट्रिक टन है, वो है 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का पर मेट्रिक टन। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट मारेंगे और ये रुपीज लिख देंगे लैक्स में, जितने भी रुपए होंगे वो लैक्स में, क्योंकि हम 5 जीरो हटा देंगे। तो जनाब ये आएंगे हमारे 300 मल्टीप्लाई 30,000, 3 3 9, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हटा दो, लैक्स का मतलब होता है 5 जीरो, 5 जीरो हटा देना आगे से, तो यह आ जाएगा 90। 5 जीरो हटा देना, लैक्स में आ जाएगा फिगर, लैक्स का मतलब 5 जीरो, ठीक है ना। दूसरा खर्चा, ऑयल यूज किया हमने, ऑयल यूज किया 5 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन आता है 1,60,000 रुपये पर मेट्रिक टन, तो जरा गुणा कर दो इसको। तो 16 5 80, 80 के आगे से 5 जीरो हटा दो, तो यह आ जाएगा 8 लाख। वेरी गुड ऋतिक। थर्ड वन देखो, वाटर यूज किया है, 6 लाख लीटर पानी यूज किया है, 1 लीटर 3 रुपए का है, तो यहां लिख दो वाटर, 6 लाख लीटर है, 1 लीटर 3 रुपए का है, तो 6 × 18 लाख, तो 18 के आगे 5 जीरो हटा देना, 18 लाख रुपए का हो गया। चौथा देखो, चौथा 18 लाख रुपए का हो गया।
चौथा देखो, उसके बाद वाटर के बाद बोलता है स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर का मतलब होता है एक मशीन है और वो मशीन से हम स्टीम बनाते हैं। तो वो स्टीम बनाने का जो मशीन है वो कितने रुपए की है? वो है 55 लाख रुपए का, और वो 10 साल चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद वो 5 लाख रुपए का बिक जाएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम, डेप्रिसिएशन स्टीम बॉयलर का, स्टीम बॉयलर का 55 लाख रुपए है, रेजिडुअल वैल्यू है 5 लाख, और 10 साल तक चलेगा। तो बताओ 1 साल का कितना हो गया? जस्ट मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आएगा। तो 50 का 5 लाख आएगा, हर साल का 5 5 लाख। फिफ्थ वाला देखो, एक हमारे पास प्लांट है, 90 लाख रुपए का है, कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो जनाब प्लांट डेप्रिसिएशन 90 लाख रुपए का है, 10% लगाना है, तो 9 लाख रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ लेबर लगी है, 100 तो स्किल वर्कर हैं, 30,000 रुपए देते हैं हम उनको, और 150 हेल्पर हैं, 20,000 रुपए देते हैं उनको। तो यहां लिख देंगे वेजेज। तो वेजेज में एक एक करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 30,000, दूसरा आपका है 150 मल्टीप्लाई बाई 20,000, एक फिगर ये आ जाएगा, और 60 वर्कर ये हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 25,000 रुपये, और 100 वर्कर ये हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20,000। तो 4 तरह के हमारे पास वर्कर हैं, इनका जोड़ लगा लो। इनका जोड़ लगाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो जनाब ये आएगा हमारा इन दोनों का जोड़ जो होगा, और इन दोनों का जोड़, 15 दूनी 30, तो 30 लाख ये हो गए, और 30 ये, तो 60 लाख रुपए तो ये हो गए, 30 और 30 60 लाख, और 25 का 150, 15 और 30 35 लाख रुपए ये हो गए। तो टोटल हमारे हो गए 95 लाख। ओके, 95 लाख। तो यहां तक आ गए हम, ये सारे पॉइंट हमने लिख दिए। अब रिपेयर का खर्चा है कुछ 5 लाख, रिपेयर का खर्चा है 5 लाख, 5 लाख, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है आपकी 20 लाख, एडमिन कॉस्ट है आपकी 20 लाख।
उसके बाद रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ एस डिस्पोज, कुछ राख बच गई है, सारा सामान बनाने के बाद कुछ राख बच गई, उसको डिस्पोज किया 1.5 लाख में। तो ये तो इनकम है, कोस्ट थोड़ी ना है। इनकम है तो हम तो कोस्ट का जोड़ लगा रहे हैं। तो यहां तक जोड़ लगाइए, ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो जरा इसका जोड़ लगाएंगे, तो 90, 100, 120, क्या इसका जोड़ आपका 250 लाख आ रहा है क्या? चेक करिए एक बार, क्या आपका जोड़ 250 लाख है? 90, 98, 200, 116 प्लस 5, 121, 30, 230, 20, 50, हाँ जी 250 लाख। 250 नीचे एक नोट लिख देंगे, सेल ऑफ एश is not deducted, not deducted। दूसरा, if sale of S is treated as normal scrap, then it will be deducted। अगर जो आपकी जो सेल, जो राख को आप बेच रहे हैं वो नॉर्मल स्क्रैप आप मानेंगे तो फिर आप डिडक्ट कर देंगे, अगर नॉर्मल नहीं मानेंगे तो नहीं डिडक्ट की जाएगी। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट के, उसमें ये लेस नहीं की गई है, इसलिए आप ये नोट एग्जाम में जरूर लिख के आएंगे कि अगर इसको नॉर्मल मानेंगे तो डिडक्ट की जाएगी और नॉर्मल नहीं मानेंगे तो आप डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट नोट और लिख दीजिए ना इसके नीचे। हमने बोला भाई टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2 लाख यूनिट लेस यूज्ड इंटरनली 5%, तो 5 लाख। हमने 5 लाख तो खुद ही यूज कर ली, तो फिर नेट आउटपुट जो बचा है वो बचा है 95 लाख। तो बताइए कॉस्ट पर, लास्ट नोट लिख दीजिएगा एक, कॉस्ट पर यूनिट 250 लाख रुपए लग गए हैं और 95 लाख यूनिट बनी, तो एक यूनिट का कितना आएगा? 2.63 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमारे सॉल्यूशन में ये नोट नहीं लिख रखे हैं, आपको एग्जाम में नोट लिख के आना है। जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको डायरेक्टली ही आंसर देना है इसका, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल सिंपल शब्दों में नोट जरूर लिख देना। ओके श्रुतिका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप बुक में ही करेंगे, बुक होगी आपके पास में, बुक में ही ओपन करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, 2 साल के डेटा का वेरिएंस निकालना है। एक हमने वेरिएंस दिखे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में, वो वाले नहीं निकालने यहाँ पे।
यहाँ पे 2 साल का डेटा है, 3 साल का डेटा है, आपको वेरिएंस निकालने हैं। पहले मेरे साथ थोड़ा सवाल को समझिए और फिर डेटा को जोड़ घटा करना है, और एक बेस लेवल की कैलकुलेशन है वो आप इसी अपनी जो कॉस्ट ऑडिट की बुक है इसी में नोट डाउन कर लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो जनाब, बोलता है ड्यूरिंग द एनर्जी ऑडिट ऑफ रिलायबल इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप एक कंपनी की ऑडिट करने गए हुए हैं। फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू यूजेज ऑफ पावर, और हमने वहां पे इस कंपनी ने बिजली का यूज किया है पावर बनाने, पावर का यूज किया है। प्लेस्ड बिफोर द ऑडिटर, जो डेटा दिया गया ऑडिटर को वो इस प्रकार से है। कैसे कैसे है? 3 साल का डेटा देखो, तो ये पहले साल का डेटा हो गया, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये तीसरा साल हो गया। 3 साल के अलग अलग डेटा दिए गए। क्वेश्चन ने नीचे बताया है रेट पर किलोवाट आवर्स बताया है, और ऊपर कितनी किलोवाट आवर बिजली यूज करी है। आप देसी भाषा में समझ लीजिए, इतना किलो सामान है और ये उसका भाव है। इस साल इतना किलो सामान यूज किया है, ये उसका भाव है, ये सामान यूज किया है, ये उसका भाव है। तो अगर बिजली कितने रुपए की यूज करी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना सामान मल्टीप्लाई जितने का भाव मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बिजली की। ये बिजली हमने क्या करी है, ये इस बिजली को यूज किया है, यूज करके हमने आउटपुट बनाया, इस बिजली को यूज करके हमने आउटपुट बनाया, और वो आउटपुट कितना बना है वो क्वेश्चन ने ये दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन इन मिलियन केजी। अब आप अपनी बुक के अंदर ना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, तो इसके आगे ना 6 जीरो लिख देंगे, अपनी बुक के अंदर 6 जीरो लिख देंगे। मिलियन का मतलब होता है 6 जीरो, जैसे बोलते हैं ना 10 मिलियन, 5 मिलियन, तो मिलियन का मतलब है 6 जीरो, 10 लाख रुपए। तो अपनी बुक के अंदर आप क्या करेंगे, 6 जीरो यहां पे लिख देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेस लेवल खराब है। बेस लेवल खराब जैसे देखो, ये फिगर तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये फिगर तो पूरी की पूरी लिखी दे रखी है, और ये फिगर में 6 जीरो हटा दी गई, मतलब इसके आगे 6 जीरो और आएंगी। मल्टीप्लाई 10 लाख से करोगे तो 2 तो पॉइंट ये हट जाएंगे, 4 जीरो और आ जाएंगे इसके आगे। ठीक है, तो हर के आगे आपको मल्टीप्लाई 10 लाख करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 लाख। तो बेस लेवल खराब करके दे रखा है। ठीक है, ओके, आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट करिए नेसेसरी प्रोडक्टिविटी मेजर, दैट इज एक तो प्राइस वेरिएंस निकालिए, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए ऑफ पावर यूजेज ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो सारे बच्चे इधर से देखो, एक बार पहले थोड़ा सा डेटा को देखेंगे। प्राइस वेरिएंस यहाँ पे कैसे निकलेगा और वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा। देखो, वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्राइस वेरिएंस का अलग फॉर्मूला होता था, वो नहीं करना है यहाँ पे। वो तो तब करना होता है ना जब स्टैंडर्ड दे रखा हो, एक्चुअल दे रखा हो। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एक्चुअल के बारे में है ही नहीं, सारा सारा एक्चुअल जानकारियां हैं 3 साल की। तो वेरिएंस का मतलब है कि पहले साल को बेस मान के, पहले साल को बेस मान के इन दोनों का वेरिएंस निकालेंगे, फिर दूसरे साल को बेस मान के इनका वेरिएंस निकालेंगे। इसका मतलब एक वेरिएंस तो निकलेगा 17-18 की साल का, और एक वेरिएंस निकलेगा 16-17 की साल का। और प्राइस वेरिएंस कैसे निकालना है, मान लीजिए ईयर 2 का प्राइस माइनस ईयर 3 का प्राइस। और वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालना है, ईयर 2 की क्वांटिटी माइनस ईयर 3 की क्वांटिटी। ये आपका वेरिएंस आ जाएगा, कितना कितना आपने वेरिएंस निकाला। ठीक है, अब देखो इसी को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और इसने जो 6 जीरो ना इनको थोड़ा घुमा रखा है, तो आप अपनी कॉपी, अपनी जो अपनी कॉस्ट ऑडिट की बुक है इसी में जरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहली बात नोट डाउन क्या करेंगे, देखो हमने ये तो क्वेश्चन ने दे रखी है पूरी की पूरी लैक्स में कि इतनी इतनी किलोवाट आवर्स हमने बिजली लेके आए, फिर ये उसने भाव लिखा, ये उसकी आ गई कॉस्ट, प्रोडक्शन लिख दिया यहाँ पे, और ये लिख दिया रेट पर किलोवाट आवर्स, ये तीनों डेटा वापस लिख दिए। यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। तो आप अपनी कॉपी में, जब आप आज होमवर्क करना, आप अपनी कॉपी में करें तो यहां से होमवर्क स्टार्ट करना है आपका, ये पहली वाली बात नहीं लिखनी है, ये इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे, सबसे पहले हमें निकालना चाहते हैं कि पावर कितनी यूज करी, कितनी पावर यूज करी, ये भाव था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सारे बच्चे, जब आपने मल्टीप्लाई किया ना तो ये डेटा कितने में हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये डेटा हो गया 1,66,22,000 में। मतलब ये फुल डेटा हमने लिख दिया।
करोड़ की फिगर में। फिर हमको देखो इनपुट तो हमारा है किलोवाट आवर्स में, आउटपुट है हमारा केजी के अंदर। तो अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा यार, ये जो हमारी बिजली लगी है ये कितने किलो बनाने में लगी है, मतलब पर किलो कितनी लगी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक छोटा सा वर्किंग नोट बता रहा हूं आपको, छोटा सा वर्किंग नोट ये वाला देखेंगे, ये वाला वर्किंग नोट देखेंगे छोटा सा। देखो मिलियन केजी का मतलब होता है 10 लाख, अभी भी बताया मैंने आपको। उसके बाद हमने कितना केजी सामान बनाया, तो देखो कितना केजी सामान बनाया ये यहां पे लिखा हुआ है। हमने जो सामान बनाया वो 422.16 मिलियन है, मिलियन 6 जीरो है इसका मतलब, इसके आगे 6 जीरो है, ठीक है। और हमने क्या किया, इतने को मतलब इसके आगे 6 जीरो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रह जाएंगी, पॉइंट हट के 4 जीरो आ जाएंगे, तो देखो 4 जीरो इसके आगे आ गए। अब मैं जानना चाहता हूं कि 1000 किलो का कितना बनेगा, मिलियन केजी नहीं, मुझे 1000 केजी चाहिए। तो 1000 केजी में 3 जीरो, तो इसके आगे से 3 जीरो हटा दोगे तो ये बचेगा 4,62,22,160 यूनिट, 4,22,160 यूनिट। अब हमने बोला यार 4,22,160 यूनिट कितने रुपए में बनी है, तो क्वेश्चन ने देखो हमको ये बता रखा है, अभी अभी हम निकाल के रखे हैं 1,66,22,709। तो यहां पे मैंने बोला भैया 1,66,22,709, ये है मिलियन में, ये है 1000 में, तो ये आएगा 39.34 पर 1000 केजी। अभी 3 जीरो का ही एडजस्टमेंट हुआ, ध्यान रखना 3 जीरो का एडजस्टमेंट हुआ है। फिर मैं क्या करूंगा, जब वेरियांस निकालूंगा तो पूरी 6 जीरो का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो जब वॉल्यूम वेरियांस निकालूंगा तो एक साल का वॉल्यूम ये है, दूसरे साल का ये मिलियन में है ये डेटा। तो आप एक काम करो, अपना जो सॉल्यूशन है बुक का उसमें लिखो, ये है, इसके आगे लिख दो एम, ये है मिलियन डेटा। ये जो 39 है इसके आगे लिख दो 3 जीरो या के लिख दो, ये है 1000 डेटा। और इसलिए मल्टीप्लाई दोबारा से 1000 कराया गया है ताकि 3 जीरो ये हो जाएंगी और 3 जीरो ये हो जाएंगी, इस प्रकार टोटल 6 जीरो हमारे पास हो जाएंगी। अब ये भी मिलियन में 6 जीरो होती हैं और ये डेटा के अंदर भी 6 जीरो है, इसका बेस लेवल क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो इसमें आपको क्या करना, अपनी बुक के अंदर ये जो है इसके आगे लिख लो के आगे 3 जीरो और यहां लिख लो 3 जीरो, क्योंकि ये 3 जीरो हमने अलग से मिलियन का बेस लेवल बराबर करने के लिए करी है। ये डेटा मिलियन में है तो ये डेटा भी मिलियन में ही होना चाहिए। समझ में आई बात आपको। तो ये वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, तो एक साल का वॉल्यूम ये, दूसरे साल का ये, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको रेट के साथ। फॉर्मूला नहीं निकालना है। और एक छोटी सी चीज यहां पे अपने सॉल्यूशन में और लिख लो, इसके अंदर एक छोटा सा नोट लिख लो इस क्वेश्चन में, ये जगह जो आपको बुक में पड़ी है यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो। इन दिस क्वेश्चन we have to calculate variance between ईयर 1 एंड ईयर 2। एक वेरियांस तो इनका निकालना है और दूसरा ईयर 2 एंड ईयर 3, एक वेरियांस इनका निकालना है। दो ही वेरियांस निकालने हैं अपने को, प्राइस और यूजेज, और वो भी दो ही बार निकालने हैं। तो एक नोट लिख लो यहाँ पे कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर हमको वेरियांस निकालने हैं 2 सालों का कंपेयर करके। वी हैव टू कैलकुलेट वेरियांस बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2, दूसरा ईयर 2 एंड ईयर 3। और ये सॉल्यूशन में ये जरूर लिख लेना, ये 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि मिलियन में डेटा बन सके, क्योंकि ये डेटा मिलियन का है, ये 1000 का है, तो 1000 को मिलियन बनाने के लिए मिलियन में 6 जीरो होते हैं। तो 3 जीरो तो ये आ गए देखो, और 3 जीरो ये अलग से आ गए। सर अगर हम डायरेक्टली मिलियन में कर दे तो आपके कैलकुलेटर है ना, वो इतना डेटा हो जाएगा उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा वाला डेटा कहाँ लिखे। इसलिए जैसे ही क्लास ओवर हो जाए उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, और दिमाग लगा के ये वेरियांस निकालना है। थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं मैं। देखो प्राइस वेरियांस कैसे निकालोगे, ऐसे मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, ये आप ये जब खुद करेंगे, क्योंकि डेटा पॉइंट्स में दे रखा बहुत सारा। देखो प्राइस वेरियांस में हमने बोला, देखो यहाँ का रेट है 6.29, यहाँ का रेट है 5.42,
तो 6.29 माइनस 5.42, और कितनी क्वांटिटी खरीदी है, इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इनकी क्वांटिटी से, ये आंसर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास। दूसरे साल का कैसे निकालोगे, 4.90, और ये डेटा है और ये क्वांटिटी है, तो जस्ट ये डेटा है ये क्वांटिटी है, बात खत्म। इसी प्रकार वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे आप। वॉल्यूम वेरिएंस की देखो ये डेटा सारा दे रखा है, ये आपने खुद ने बनाया है, और ये 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये मिलियन का डेटा है, ये दोनों डेटा मिलियन का है, तो ये 3 जीरो ये हो गई और 3 जीरो का डेटा ये हो गया, 3 जीरो 6 जीरो हो जाती है, 6 जीरो हो जाती है, तो 6 जीरो हो जाएंगी तो आपके यहाँ पे डेटा पूरा हो जाएगा। ओके, तो ये अपनी बुक में ही नोट कर लो, और एक ये नोट लिख लेना ये वाला। ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, जिसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और दोनों ही क्वेश्चन में आपको एक में वेरिएंस निकालना था और एक में कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी आपको निकालनी होती है। चलिए, अब आगे वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो बहुत आसान है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आए, और वो सारे लॉजिकल भी है, मतलब इजी से है, मुश्किल कोई भी नहीं है। ठीक है जनाब, आइए मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, उसमें पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9। आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 पे आ जाइए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 तक पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। पैकिंग मटेरियल, देखो पैकिंग मटेरियल, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको, सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन है कि पैकिंग मटेरियल होता क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 4 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे पहला बात, इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या सीखेंगे, एक तो ये सीखेंगे कि पैकिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, दूसरा मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरा पैकिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें पैकिंग कॉस्ट में शामिल की जाती है। देखो जनाब, हमने बोला यार पैकिंग मटेरियल का मतलब पहले जान लो, मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर, यूज किया जाएगा पैकिंग या फिर रैपिंग ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा उसी का नाम पैकिंग मटेरियल होगा। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, ये सभी को पता है पैकिंग मटेरियल क्या होता है। एग्जाम में आता है कि इसके टाइप्स बताइए क्या क्या होंगे। तो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 टाइप हैं, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल और दूसरा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, और यहीं से एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं और ये कॉस्ट शीट में कहां जोड़ी जाएगी, और सेकेंडरी पैकिंग किसको बोलते हैं और कॉस्ट शीट में कहां जोड़ी जाएगी। हमने बोला भाई प्राइमरी पैकिंग है ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, और सेकेंडरी पैकिंग है वो पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड होगी। सिंपल भाषा में समझिए, ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करता हूं, पेन बना के बेचता हूं, तो पेन बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा मार्केट से, तो जो भी रॉ मटेरियल लेके आऊंगा वो भी तो पैक्ड कंडीशन में आएगा ना, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। फिर पेन जब मेरा बन जाएगा, पेन बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसको फिर से बेचूंगा तो फिर से पैक करना पड़ेगा ना इसको, उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। तो 2 ही पैकिंग है, खरीदने वाला पैक्ड होके आएगा वो प्राइमरी, फिर आप खुद बेचोगे फिर से उसको पैक कर दोगे वो आपका सेकेंडरी पैकिंग। आओ जनाब देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर हमने पैकिंग मटेरियल खरीदा ना हो, खुद ही बना लिया, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग मटेरियल अगर हमने किया हो, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, क्या क्या चीजें उसमें शामिल करेंगे। तो वही अभी जो था यूटिलिटी वाला, जैसे सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होता तो क्या क्या होता, वही चीजें यहाँ पे होंगी। जितना भी मटेरियल यूज किया, लेबर यूज किया, डायरेक्ट एक्सपेंस यूज किया, प्रोडक्शन ओवरहेड और एडमिन। एक बात ध्यान रखना, एडमिन, कोई भी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो एडमिन वाले ऐड होते हैं, लेकिन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ओनली। जितना प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिन है, देखो क्या ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो एक कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी के 3 पार्ट होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड शोरूम। ऑफिस का काम क्या होता है कि फैक्ट्री को भी मैनेज करना और शोरूम को भी मैनेज करना। इसका मतलब ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो डिवाइड किए जाते हैं फैक्ट्री और शोरूम में। तो अगर
अगर हमको पूछा जाए कि ऑफिस के खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितने हैं, तो हम बताएंगे भैया जो फैक्ट्री के ऊपर अपोर्शन किए जाते हैं वही प्रोडक्शन वाले हैं, और सेल्स के ऊपर अपोर्शन किए जाएंगे वो मार्केटिंग वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग अगर किया है तो एडमिन है ना वो प्रोडक्शन वाला है, मतलब फैक्ट्री के ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अब सिर्फ उतना ही पोर्शन यहाँ पे लेना होता है। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड पैकिंग मटेरियल शैल बी कन्वर्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ध्यान हो, मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें मटेरियल ऐसा था कि अगर बाहर से सामान परचेज करके लाए हो तो फोरेक्स कंपोनेंट है वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के दिन वाले रेट से ही कन्वर्ट किया जाएगा, और एक क्वेश्चन भी हमने उसका किया 62 या 64.50 का भाव था उसमें, शायद जहां तक याद है, हो सकता है गलत भी हूं मैं, लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना है, ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। टाइप्स एंड सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन सी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से निकाला जाएगा। डिस्क्लोजर रहने वाले हैं इसके सेम सेम, मतलब वही जो चीजें ऊपर लिखी हुई है कॉमन, सारी की सारी चीजें वही, बेसिस, फॉरेक्स, रिलेटेड पार्टी, अब रिकवरी वगैरह जो भी है वो सारे के सारे पॉइंट्स जो ऊपर लिखे थे हमने, यही वाले पॉइंट सेम। जहां यहाँ पे यूटिलिटी है बस वहां पे क्या कर देना है, पैकिंग मटेरियल, ये यूटिलिटी है पैकिंग मटेरियल। तो बस 9th में एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसका, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है जनाब, अब आता है 10 नंबर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन आज के अंदर आते हैं। आओ जनाब पढ़ लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। शायद मैंने आपको 9 तक ही नोट्स दे रखे हैं, तो क्लास के बाद ये 10वां वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरा ये अभी इसमें से देख के एक बार पढ़ लो मेरे साथ में, फिर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, लगभग हर एग्जाम में ना 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। एक प्रैक्टिकल बनेगा और 2 क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल बनते हैं। आओ पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ते हैं। देखो जनाब, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो, इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जानेंगे हाउ टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट कैसे निकालें, कौन कौन सी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल की जाएंगी, कौन कौन सी नहीं की जाएंगी, इन्हीं के बारे में ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया गया है। पहले जान लेते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का मीन क्या है, क्या मीनिंग है इसका। तो सबसे पहले देखो, ये जो मैंने लिख रखा ना, ये एज इट इज एग्जाम में लिख गया ना आपको, इसमें तोड़ मरोड़ के नहीं लिखना है, ये सारी की सारी बुकिस लैंग्वेज है जो मैंने जो चार्ट वगैरह बना रखी है, और इसके साथ आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड है वो एज इट इज रहने चाहिए। तो क्वेश्चन ने हमको बोला द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ये है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। इसी को देसी भाषा में समझिए, ऐसा खर्चा, मान लीजिए मैं बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, मेरी एक कंपनी है और मैं बनाता हूं जनाब, कार बनाता हूं। अब कार बनाने के लिए मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगी और बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। मुझे ये डिसाइड करना है कि इस कार के लिए डायरेक्ट खर्चा कौन सा है और इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा है। देखो वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कोई परिभाषा नहीं बन सकती, कोई लिस्ट नहीं बन सकती कि भैया इस लिस्ट वाले ये डायरेक्ट होंगे, इस लिस्ट वाले इनडायरेक्ट होंगे ना। ये देखा जाएगा लिंक्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज बना रहे हो उससे लिंक करके कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो मैंने बोला देखो यार, इस कार के अंदर जो प्लास्टिक लगा है, लोहा लगा है, आयरन लगा है, टायर जो लगे हैं, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट हैं, क्योंकि वो इसी कार के लिए लगे हुए हैं। तो इसी कार के लिए आइडेंटिफाई हो जाए जो चीज, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट। फिर मैंने बोला यार, इस कार को बनाने में जो भी मशीनें वगैरह थी, उस मशीनों में ऑयल का प्रयोग हुआ और उसी मशीन से बहुत सारी कारें बनी। ऑयल, मान लीजिए ऑयल 5,000 रुपए का ऑयल यूज हुआ इस मशीन में, तो हमने बोला ये 5,000 रुपए है इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये एक कार के लिए नहीं थी, ये बहुत सी कारों में यूज हुई है। कितनी यूज हुई है ये नहीं पता, लेकिन यूज जरूर हुई है। तो ऐसा खर्चा जो हुआ तो वन टाइम है, लेकिन वो बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम के लिए एक साथ हो गया है, ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस क्वेश्चन को, इसी जो ये बात तो समझाई ना मैंने, इसी बात को अब डायरेक्ट एक्सपेंस के
रिलेशन में पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो है वो जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, और जो एक्सपेंस है लेकिन डायरेक्ट वाला, मतलब अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई रॉयल्टी, या फिर मैंने बोला डिजाइन चार्जेस, मैंने इस कार को डिजाइन बनवा के लाया, जिस डिजाइनर से डिजाइन बनवा के लाया ना वो बोला जब भी एक कार बेचो ना मेरे को 1 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। तो मैंने बोला ये 1 लाख रुपए हैं, ना तो ये मटेरियल खरीदा है 1 लाख का, ना ये लेबर है 1 लाख की, ये 1 लाख रुपए की है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी प्रकार मैं कोई सॉफ्टवेयर लेके आ गया, सॉफ्टवेयर ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिस्ट मैंने बना रखी है, आपको वो लिस्ट बस ध्यान में रखनी है, कौन कौन से डायरेक्ट है और कौन कौन से नहीं है। देखो जरा, ये देखो एग्जाम्पल, हमारे जो सीएमए फाइनल के एग्जाम है इसी में से कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि गिने चुने ही डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक तो रॉयल्टी, हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट फॉर स्पेशल जॉब। जैसे मान लीजिए मुझे एक यूनिक पेन बनाना था, और उस यूनिक पेन बनाने के लिए मैं एक मशीन लेके आया रेंट पे, और वो उसी पेन को बनाने के लिए, एक ही पेन को बनाने के लिए लेके आया, और उसका रेंट था मान लीजिए 5,000 रुपए। तो मैं बोलूंगा ये 5,000 रुपए इस पेन की बनाने की डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट है। तो अगर कोई हायर चार्जेस है, स्पेशल इक्विपमेंट, कोई मशीन अपन स्पेशल लेके आए हैं किसी एक चीज को बनाने के लिए, स्पेशल डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर चार्जेस, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट रिलेटेड टू पायलट प्रोजेक्ट। कोई हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, तो उसमें जो खर्चा लगेगा ना तो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा ना वो लेबर की कैटेगरी में आएगा, वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी। दूसरा, आर्किटेक्ट को या सर्वेयर को या कंसल्टेंट को हम फीस देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है, या मुझे एक कार बनानी है, या मुझे पेन बनाना है, या मुझे कोई टेबल वगैरह बनाना है, उसके लिए मैंने बोला एक आर्किटेक्ट को लेके आया, मैं डिजाइन वगैरह बनवाया उससे, तो उसको जो मैं फीस दूंगा, जो भी इस डिजाइनर्स को फीस दूंगा, ना तो वो मटेरियल की कैटेगरी है ना वो लेबर की कैटेगरी है, ना ही वो, सॉरी, वो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कोई भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस साइट तक विजिट जो करने के खर्चे होते हैं, ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, वो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से ये गिने चुने ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है यही बात है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। तो कुछ तो कॉमन पॉइंट थे, अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, फाइनेंस नहीं आएगा, इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं आएगा, फाइन पेनल्टी नहीं आएगा। उसके अलावा एक पॉइंट ये है, इफ ए आइटम डज नॉट मीट टेस्ट ऑफ मेटेरियलिटी देन इट कैन बी ट्रीटेड एज ओवरहेड। एक ऐसा खर्चा है जो है मैन्युफैक्चरिंग का ही, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कैटेगराइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे खर्चे को हम ओवरहेड का खर्चे में कंसीडर कर लेंगे। एक छोटी सी लाइन ध्यान रखना, एक टेस्ट ऑफ मेटेरियलिटी होता है, मतलब कौन सा खर्चा डायरेक्ट बनेगा नहीं बनेगा। एक टेस्ट मतलब वो जो लगा के देखा जाता है, लिंकिंग का टेस्ट, कि भैया वो लिंक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा तो उसको हम ओवरहेड ट्रीट कर देंगे। लास्ट आता है इसके अंदर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में वही सारी बातें हैं जो मैंने पहले से बता रखी हैं आपको। डिस्क्लोजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या ध्यान रखना है, एक ही बात, डायरेक्ट एक्सपेंस के ये नाम याद रखने हैं आपको, और दूसरा इसके बाद हमको एक लिस्ट दी मिलेगी ऐसे खर्चों की, और क्वेश्चन हमसे पूछेगा आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ऐसे जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट वाला था ना, एक खर्चों की लिस्ट दे रखा होता था, पूछता था आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय कॉस्ट। इसके अंदर भी क्या करेगा, ऐसे खर्चों की एक लिस्ट देगा, पूछेगा आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। तो आओ सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करो और चलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 की तरफ, और इसका एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 83। सभी लोग ओपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।
ओपन करिए जनाब, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ट्रोमा लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है चीजों को, एंड प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट पीबी एंड पीएस। दो प्रोडक्ट बनाती है, एक पीबी और एक पीएस नाम का। आगे क्या बोलता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। कुछ डेटा ये है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी सोल्ड, मशीन आवर्स यूज्ड, डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस। नीचे क्वेश्चन लिखता है, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स 6,02,000, ₹2 पर यूनिट सोल्ड फॉर बोथ द प्रोडक्ट। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, इतने लाख रुपए रॉयल्टी यूनिट्स पे दिया है, ₹1 पर यूनिट फॉर बोथ। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर पीबी ओनली, ₹53,000 का सामान एक पीबी ओनली में यूज किया गया है। आपको बताना है, नोट, नो एडजस्टमेंट आर मेड रिलेटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ CAS 10। आपको देखो ये खर्चे की लिस्ट दे दी उसने, ये खर्चे की एक लिस्ट दे दी, आपसे पूछा है इस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं और इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। तो आइए जरा सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना शुरू करिए। एक ही टेबल में दोनों बना देते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ, म्यूट कर लो भाई अपने आप को, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। दो प्रोडक्ट हैं तो दो टेबल बना देना इधर। एक प्रोडक्ट का नाम है पीबी, एक का नाम है पीएस। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। आओ जनाब पहला खर्चा देख लो। रॉयल्टी ऑन सेल्स, तो देखो ये तो टोटल रॉयल्टी दी हुई है पूरी कंपनी की। हमको तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट वाइज पता करना है कि इसमें से पीएस पीबी प्रोडक्ट का कितना है और पीएस का कितना है। तो क्वेश्चन ने बताया 2 यूनिट, एक ₹2 दे देते हैं 1 यूनिट सोल्ड पे, और क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है 2, 10 और 1, 68। तो यहां पे आप लिखेंगे रॉयल्टी एट द रेट ₹2 पर यूनिट सोल्ड, तो 2,10,000 है। तो कैलकुलेशन दिखा देंगे इसके अंदर, 2,10,000 मल्टीप्लाई 2 और 1,68,000 मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेटर 2 दूनी 1 प्रोड्यूस्ड पे 1 है, तो सोल्ड 1,68 है, सॉरी उल्टा लिख दिया यार मैं, सोल्ड है वो 1,68 है भाई, सॉरी 1,68 क्वांटिटी सोल्ड है, 1,36,500, सॉरी गलत हो गया है, ये 2,10 नहीं है, 2,10 तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, 1,68,000। एक 1,68,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और दूसरा 1,36,500, ये लिखेंगे 1,36,500। तो दो फिगर निकलाएंगे, पहला होगा 38, 6 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 4 1 33, 3,36,000 रुपये। और दूसरा जो होगा 2,73,000, वेरी गुड सिक्योरिटी, 2,00,000, ये तो क्वांटिटी सोल्ड की हो गई। दूसरा लिखेंगे आप रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये है एट द रेट, क्वेश्चन ने बता रखा है ₹1 पर यूनिट।
@1 और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी क्वेश्चन ने बता रखा है 210,168। तो 210 मल्टीप्लाई 1, रुपीज भी 210 बन जाएंगे और 168 मल्टीप्लाई 1, ये भी 168 बन जाएंगे। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गया, रॉयल्टी ऑन सेल्स भी हो गया। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे क्वेश्चन ने दे रखे हैं देखो। उसके अलावा देखो टेबल के ऊपर ऊपर देखिएगा, मशीन आर यूटिलाइज, आर्स हैं भाई, ये तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन चार्जेस, डिजाइन चार्जेस हैं वो भी आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। 1,500, 189, तो यहां पे लिख दो तीसरे में डिजाइन चार्जेस। एक 1,500 और दूसरे में लिख दो 189। उसके बाद सॉफ्टवेयर लेके आए हैं एक 2,62,500, 368 का, तो यहां पे लिख दो सॉफ्टवेयर। चौथे पे लिख दो सॉफ्टवेयर 2,62,500 और 3,68,000 रुपये। पांचवा पॉइंट, सॉफ्टवेयर के बाद नीचे क्वेश्चन ने हायर चार्जेस स्पेशल इक्विपमेंट सिर्फ पीबी के लिए आया है 53,000 रुपए का। तो हायर चार्जेस, हायर फॉर पीबी स्पेशल इक्विपमेंट है 53, सॉरी 53। तो 53 के लिए इसका आया है, इसका कुछ भी नहीं आया है और कोई खर्चा है नहीं। लो जी, ये हो गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो इनको जोड़ दीजिएगा, ये आना चाहिए 10,19,000, ये आना चाहिए 10,08,000। दस लाख 8,000। ये आपका हो गया है डायरेक्ट एक्सपेंस। हालांकि ये सिंपल सवाल था, और जैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे हो जाएंगे ना, जितना उसके बाद सीआरए रूल्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, और लास्ट में कुछ एक प्रैक्टिकल पोर्शन है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने 25 नंबर का केस स्टडी वाला, तो उसमें मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन और भी कराऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस के। एक छोटा सा नोट्स फाइल दूंगा, अभी बन रहा है मेरा, तो उसके अंदर कुछ, क्योंकि इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन और हैं इसके, उसी के अंदर भी ऐसे जोड़ ही लगाना है, ऐसे डेटा दे रखा होगा आपको जोड़ लगाना है। तो वो वाले मैं जब केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे ना, तब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा नोट्स, तो वहां से अपन पढ़ेंगे और मैं भी आपको वीडियो बना के उसकी दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हो जाता है हमारा पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर। तो क्या 10 नंबर तक कंफर्टेबल है सब लोग? 11, 12, 13 तीन और पढ़ेंगे अपन इसी क्लास में। अब तीनों में थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल इतना ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल है। और आओ जनाब देख लेते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। 11 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11, एडमिन ओवरहेड। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, वही बात दोबारा से, एडमिन ओवरहेड में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, इतनी ही बातें इसके अंदर पढ़नी है। आओ जनाब देख लेते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे कि क्या जानेंगे, एडमिन ओवरहेड क्या होते हैं और इनके प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आता है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या आता है, सबसे पहले तो जान लीजिए,
एडमिन ओवरहेड का मतलब है ऐसा खर्चा जो किस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। जनरल मैनेजमेंट एडमिन के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो एडमिन ओवरहेड कहलाता है। ये एग्जाम में नहीं आता है, जनरल सी बात है। इसके अंदर एग्जाम में जो आता है ये वाला आता है, ये वाला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। वो 7-8 पॉइंट तो कॉमन है ही है। फाइनेंस नहीं आएगा, इम्प्यूटेड नहीं आएगा, अबनॉर्मल नहीं आएगा, फाइन पेनल्टी डैमेज नहीं आएगा, रिकवरी हो तो माइनस कर दो, सब्सिडी हो तो माइनस कर दो, वो सारी चीजें तो है ही है। उसके अलावा ऑल कोस्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, प्लीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11। उसके केस में आप ये लिखेंगे। दूसरा एक इसमें ये आता है एग्जाम में, अगर हमने कोई एसेट ले रखी है लीज पे, यूज करने के हिसाब से लीज पे ले रखी है, तो उसकी जो लीज की पेमेंट हम कर रहे हैं उसमें क्या एडमिन ओवरहेड का पार्ट शामिल होता है कि नहीं होता। तो इसमें दो केस हैं, या तो लीज आपकी ऑपरेटिंग होगी या तो फाइनेंस लीज होगी। अगर आपकी ऑपरेटिंग लीज है तो एंटायर रेंट है वो एडमिन माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में जो भी अमाउंट होता है ना वो आप उसको देखभाल करने के लिए लेते हो। ऑपरेटिंग लीज का मतलब यही तो होता है ना, यूज करी, ऑपरेट करी और वापस कर देंगे एसेट को। तो जो भी अपन लीज का पेमेंट कर रहे हैं ना उसको हम रेंट नहीं बोलेंगे, उसको लीज रेंट बोलेंगे। और ये लीज रेंट किस कैटेगरी में आएगा, एडमिन ओवरहेड की कैटेगरी में आएगा एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर फाइनेंस लीज है तो जितना फाइनेंस पोर्शन है वो तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि वो 7-8 कॉमन पॉइंट आते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। और अदर देन फाइनेंस पोर्शन है वो पार्ट ऑफ एडमिन कॉस्ट माना जाएगा। तो यहां से 3 से 4 नंबर का सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि लीज एसेट के केस में एडमिन ओवरहेड कौन सा होता है। तो आप एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे, ऑपरेटिंग लीज है पूरा, फाइनेंस लीज है, अदर देन इंटरेस्ट कॉस्ट, खत्म। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एडमिन सर्विस प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड शैल बी डिटरमाइंड एज द इनवॉइस प्राइस। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में होती है मैन्युफैक्चरिंग, इसको एडमिन करने के लिए या तो हम खुद लग जाएं या हम किसी एक एबीसी कंपनी को हायर कर लें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो तुम। तो इस चीज को हम बोलेंगे अगर एडमिन की सेवाएं बाहर से ली गई हैं तो इनके बदले में आप जो भी रुपया इस कंपनी को दे रहे हो वही आपकी एडमिन कॉस्ट मानी जाएगी। ये वाली लाइन ध्यान रखना। अगर प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड है तो आप जितना पेमेंट उनको कर रहे हैं उतनी ही कॉस्ट आपकी एडमिन कॉस्ट मानी जाएगी। अदर कॉमन पॉइंट वही 7-8 कॉमन पॉइंट थे, वो तो लिखने ही लिखने हैं। इतनी सी बातें इसके अंदर लिखनी है। डिस्क्लोजर वही सेम रहने वाला है, वो सारे के सारे सेम है। तो 11 नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे, ये वाली बात, लीज एसेट वाली बात, और एक ये अगर आउटसाइड से लेके आते हैं तो इतना कितना आप एडमिन कॉस्ट मानेंगे। 11 नंबर ये हमारा यहाँ पे हो जाता है पूरा, और डिस्क्लोजर वो सेम रहने वाले हैं। अब इसी प्रकार 12 नंबर में भी कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है। और यहाँ से 2 से 3 नंबर के ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर करवाएंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कौन कौन से खर्चे शामिल होंगे यही जानेंगे। डिसाइड व्हाट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है कि सभी एक्टिविटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो भी उसको रिस्टोरिंग में, मेंटेनिंग में ऑफ एन एसेट सो दैट एसेट है वो अच्छी तरह से चलती रहे, अच्छी तरह से चलती रहे, इसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोले जाते हैं। एग्जाम्पल रूटीन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मेजर ओवरऑल, ये सारे खर्चे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से आता है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज आपको लिखना है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है। तो 4 केस पढ़ने। पहला केस क्या है, अगर रिपेयर मेंटेनेंस हम खुद ही कर लेते हैं तो ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एक्टिविटी कैरिड आउट बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर इनसाइड द एंटिटी, किसी बाहरी आदमी को बुलाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ और रिपेयर करके जा, उस केस में रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी निकालोगे। एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज इट्स प्रमाइसेस, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला तू अपने वहीं पे रिपेयर करके ला, सामान को अपने अपने आपने जो आपकी दुकान है वहीं पे आप रिपेयर करके लाओ, उस केस में हम कितना मानेंगे। कैरिड आउट बाय आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर रख रखा है भाई, कभी यहां आ जाता है कभी अपने अपने शॉप पे रहता है, हमने ठेके पे दे रखा है मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस का काम, उस केस में हम कैसे कैसे चीजों को करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम खुद ही रिपेयर मेंटेनेंस कर लेते हैं
तो रॉ मटेरियल जितना लगा, स्टोर, स्पेयर, इक्विपमेंट, यूटिलिटी, अदर, ये सारे जोड़ लो, वही रिपेयरमेंट कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमारे यहाँ पे चीजें ठीक, हमारी मशीन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके ठीक करके जाता है, तो जितना भी अपन कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं वो प्लस उसने जो भी हमारी सामग्री यूज करी है वो जोड़ दो, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आ जाएगी। अगर वो जो भी मिस्त्री आ रहा है, जो भी मैकेनिक आ रहा है, वो मशीन हमारे यहाँ से खोल के अपनी शॉप पे लेके जाता है और वहां ठीक करके वापिस हमको देता है, इस केस में वो जो भी बिल बना के देगा, भैया इतने रुपए का बिल हो गया, जितना भी बिल बना के वो देगा, नेट ऑफ टैक्सेस मतलब है इनपुट घटा के, तो जितना भी आएगा उतना हम क्या कर देंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में शामिल कर देंगे। अगर कोई ठेकेदार रख रखा है, हमने कॉन्ट्रैक्टर रख रखा है, भैया ये सारा काम रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया हमने, लो ये काम करो आप लोग, तो उस केस में जो भी अमाउंट चार्ज करेगा और वो जो भी हमारे सामग्री, मतलब ये कुछ सेम टू सेम ऐसा सा ही हो गया ये वाला। कोई दूर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आपकी सारी सामग्री हम ठीक कर देंगे, जो भी मशीनें ठीक होंगी, तो वो जितना भी चार्ज करेगा उसके अलावा कोई भी खर्चा लगेगा वो हम जोड़ देंगे। इस पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहां से इसी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, तो उस केस में आपको ये चारों बातें लिख देनी है। इसके नीचे एक दो नोट लिख लें भाई साहब, टोटली थ्योरी पॉइंट है, ये टोटली थ्योरी पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, cost of spare replaced which do not enhance the future economic benefit, ऐसा कोई स्पेयर निकाल के डाला गया है जो लंबे समय तक नहीं चलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसके लंबे नहीं है, तो उसको हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में ही बोलेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा कोई स्पेयर है जो एक बार लगाने के बाद 5-7 साल चलेगा, इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तो हमारी एसेट होगा, फिर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होगा। वो आपने पढ़ भी रखा है कि रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा डे टू डे, कैपिटल खर्चा वंस इन ए ईयर या फिर वंस इन मोर देन फॉर 2 ईयर, 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेजर ओवरहोल कराया है तो उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल कॉस्ट वही मैंने बताया है। हाई वैल्यू स्पेयर है तो रिप्लेस्ड बाय न्यू स्पेयर, ये दो केस हैं, ये आपको खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा पढ़ के चलना है आपको, ये जो चीजें हैं ये पढ़ के चलनी है, थ्योरेटिकल पॉइंट आता है। हाई वैल्यू स्पेयर रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्पेयर इज रिकंडीशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल बी ट्रीटेड एज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और स्टॉक। ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाई वैल्यू स्पेयर के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो उस केस में आप ये दो डायग्राम बना के आएंगे और एक ही चीज लिखेंगे, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्क्लोजर आते हैं, डिस्क्लोजर वही हैं जो पहले हुआ, सेम टू सेम। यहां देखो एम्प्लॉय वाले में था बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी वाले में था यूटिलिटी कॉस्ट, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो यहां गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सारी की सारी चीजें वही है, बस आपको एक बार नजर दौड़ानी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें लिख दी गई हैं, आपको बस दिमाग में घोट लेनी है और कुछ भी नहीं करना है इसके। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, ये भी टोटली थ्योरी का पॉइंट है, टोटली लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आज का हमारा ये। कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर 13 नंबर में, सिंपल बात है। इन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी विल लर्न हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, कि जो भी हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेंटर होते हैं उनकी क्या भूमिका है और उनकी कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे। स्टैंड बाय सर्विस, सपोर्ट सर्विस, सर्विस कॉस्ट सेंटर, इनकी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये मैंने चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसमें कुछ तो होते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ होते हैं आपके सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे R&D वाले, अकाउंट्स वाले, HR वाले, ये होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, ये अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या जानते हैं कि सर्विस कॉस्ट सेंटर है उसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालें, कि बिजली का बिल को कैसे बांटे, सुपरविजन साफ सफाई बिजली रेंट वगैरह को कैसे बांटे, तो हमको ये करना है डिसाइड कि इनकी कॉस्ट कैसे निकालें। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको, सपोर्ट सर्विस क्या होते हैं, दूसरा सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं जो हमको असिस्ट करें बट एंगेज नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट हो, वर्कशॉप हो, R&D हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, डिजाइनिंग, लेबोरेटरी, वेलफेयर, इनके अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के लिए, असिस्ट करने के लिए होती है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे।
तो अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाले सेंटर हैं तो इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसी के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर कैसे निकालेंगे। पहला, इन हाउस सर्विस, खुद ही बनाया खुद ही यूज कर लिया। प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर से हमने प्रोक्यूर किया है, हमने सर्विसेज प्रोक्यूर करी हैं। इन हाउस में है तो ये चीजें जोड़ दो जो ऊपर पढ़ाया था मैंने। आवर एंटिटी, खुद ही एट आवर एंटिटी है तो ये चीज जोड़ दो। अगर ऑन प्रोमाइसेस पे करके लाता है तो ये चीज जोड़ दो। तो सिंपल जो ऊपर पढ़ाया है वही, एक बार आप इस पे नजर दौड़ाएंगे आराम से इसको कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर। दूसरा वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग केसेस में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। खुद यूज किया, इंटर यूनिट ट्रांसफर किया, इंटर कंपनी किया, जो ऊपर पढ़ा था वही वाले दोबारा से। वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ जोड़ा जाएगा, यहाँ जोड़ा जाएगा, यहाँ जोड़ा जाएगा, जो ऊपर पढ़ाया था वही। ये थ्योरेटिकल पॉइंट आता है। लास्ट में आता है आपका डिस्क्लोजर, सेम टू सेम पॉइंट। तो इस वाले में क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, CAS 13 के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, देखो। पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, एक क्वेश्चन इसका। दूसरा, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग केसेस। तीसरा, आप डिस्क्लोजर। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं होने वाला है। तो 13 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे यहां पे हो जाते हैं पूरे पट, ठीक है। अब कल हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। अब आगे जो है उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, एक दो में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, बाकी किसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। जरा एक बार देखो, नजर दौड़ा लेते हैं। 11 के अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 12 में कोई नहीं मिलेगा आपको। 12 में ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है भाई, ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो बस इतना ही है, हाई वैल्यू स्पेयर के बारे में लिखो बस, तो ये ही नोट लिख के आना है बस, ठीक है। 13 नंबर में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। 14 के अंदर कल पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। प्रैक्टिकल है वो सारे के लगभग 10 तक ही हैं, उसके आगे वाले प्रैक्टिकल है नहीं आपके ज्यादातर। उसके बाद ये लगभग 24 तक है ना, इसमें क्वालिटी कंट्रोल वाले में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा कर देंगे, 24 के 24 अगली क्लास में। पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको 24 के 24 के, और 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएंगे पूरे, ठीक है। 22, 23 और 24। फिर हम स्टार्ट करेंगे CRA रूल्स का चैप्टर, कम से कम 8 से 10 नंबर का चैप्टर होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्लास के पहले ही फेज में 1 घंटे में ही पूरे कर देंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी होगा, वो थ्योरी के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जस्ट वो जल्दी जल्दी से पूरा हो जाएगा।